नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय और आपका स्वागत है स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। आज हमारा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो नोट्स दे रखे हैं वो पढ़ेंगे और ये किताब है घटना चक्र का, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की। तो पहला पॉइंट है इसमें, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी 1946 में, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित होनी थी। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 मतलब 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव और 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। 296 सीटों जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी में से कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। मतलब इसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। मतलब सीधे जनता के द्वारा संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको नहीं चुना गया था। ठीक है, यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित किया गया था, लिमिटेड था। लगभग 14% लोगों को ही मत देने का अधिकार था, शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिनमें से 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है और इसी के तहत भारत का जो विभाजन, भारत पाक जो विभाजन हुआ था, इसी के तहत हुआ था। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का
गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई थी, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यहाँ एक नोट करके कुछ बातें हैं, इंपोर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन, जिनकी अवधि 165 दिन थी, कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तब वो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, वीएन राव जिनको बोलते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, अब देख लेना उसको। तो पहली है विजया लक्ष्मी पंडित, दूसरी है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी है सरोजनी नायडू, चौथी है सुचेता कृपलानी, पांचवी है पूर्णिमा बनर्जी, छठवीं है लीला राय, सातवीं है जी दुर्गाबाई, आठवीं है हंसा मेहता, नौवीं है कमला चौधरी, 10वीं है रेणुका रे, 11वीं है मालती चौधरी, 12वीं है दक्षायनी वेलायुधन, 13वीं है बेगम एजाज रसूल, 14वीं है एनी मस्करीनी तथा 15वीं है अंबु स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं थी और ये 15 की 15 कांग्रेस की सदस्य थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ये 5 सदस्य कौन कौन थे जिनको मुस्लिम लीग से रखा गया था? पहले आई चुंदरी गर, दूसरे थे लियाकत अली खां, लियाकत अली, और यहीं तीसरे थे अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, और चौथे थे गजानतर अली, गजानतर अली, और लास्ट 5वें थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और इनको कब शामिल किया गया था? 26 अक्टूबर 1946 को। इसी में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934, कांग्रेस पार्टी ने 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946। तो इसका पहला आंसर है, अभी हम पढ़े थे, स्वराज पार्टी ने 1934। नेक्स्ट इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या इसकी, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ए, एम एन राय। की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका इसका पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा। भारत
सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1937 द्वारा किया गया। चौथा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका आंसर होगा 10 लाख। इसकी व्याख्या है, कैबिनेट मिशन 1940 में भारत में आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पहला ऑप्शन है विलियम वुड, दूसरा दूसरा है पैथिक लॉरेंस, तीसरा है स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये चौथे। तो इसमें विलियम वुड जो हैं वो नहीं थे इसके सदस्य। इस कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत दूसरा, और तीसरा आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है श्री राजगोपालाचारी, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है ए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो पहला ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और डी है जगजीवन राम। तो इसके सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये कथन कारण का प्रश्न है। इसको हल करने का एक तरीका है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो कथन है ये, वेवेल के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। अब हम लगाएंगे क्योंकि लगा के कारण पढ़ेंगे। क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये ठीक। अब क्या है, अब हमें पढ़ना है कारण पढ़ के इसलिए लगा के ए पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये पूछ रहा है कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या स्पष्ट करता है, ठीक। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है कथन सही है पर कारण गलत है। डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि कथन सही है कारण गलत। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्की वर्ल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए।
वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, पहला, यह गलत है। वयस्क मताधिकार पर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तीसरा है सी बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी सही है, समितियां में पढ़ाया था। तो नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा सी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो इसका क्या आंसर हुआ, ए और डी? इससे पहले वाले प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने, ए है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है, अभी बताया था मैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये सही है। तो इसका गलत पूछा है तो गलत होगा सी। तो आंसर हो गया सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ए। बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी है ब्रिटिश विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों की उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था, गलत है। सी सही है इसका, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ही तो चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये ए ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो मतलब प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1940। 25वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को। भारत को संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य क्या बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा ऑप्शन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, 1 और 2 और 3। 1, 2 और 3। चौथा गलत है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों जैसे संसद के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाना है। इसलिए 3 कथन सही है, चौथा वाला गलत है। भारतीय संविधान को बनाने, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसमें 12 आंसर दे रखा है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। वैसे 11 अधिवेशन हुए थे और जो 12वां जो अधिवेशन मानते हैं उसको, जब 24 जनवरी को 1950 को जो संविधान सभा दोबारा दोबारा से सम्मिलित हुई थी, इकट्ठी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो वो थी 24 जनवरी 1950, अभी देखा था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो वह है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, सूची एक्स को सूची बाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक्स और सूची बाई। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ए, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको ऐसे मिलाएंगे, जवाहरलाल नेहरू थे तो यहाँ लिख लीजिए
सेकंड, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, तो चौथा यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं मिला के मिल रहा है कि नहीं। तो पहले का चौथा, ये एक ही है, पहले का चौथा और डी का दूसरा, तो डी का दूसरा, तो हमारा आंसर होगा बी। ऐसे मिला लेंगे हम। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, भारत राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वे थे V.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, V.N. राव, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, और इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो वो V.N. राव जी द्वारा किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। V.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। ये वैसे आंसर इसका 14 नवंबर 1949 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो इसका आंसर है बी, नवंबर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। इसकी व्याख्या है, भारत संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं या मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत, अधिनियम तो आत्मनिर्भर कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत, अधिनियम तो आत्मनिर्भर कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो यह 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये गलत है। यह एक शुभ दिन था। ये भी गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ए। व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया था, और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 44,
भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। सही आंसर है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसका आंसर है सी, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, नेक्स्ट ऑप्शन है तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो इसका आंसर है बी, बम्बई प्रांत से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी विभाग से निर्वाचित हुए थे। भारत में बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्याग देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्यों के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म 1891 और मृत्यु इनकी 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण के मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है सी, दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहला कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये सही स्पष्टीकरण नहीं करता है इसका। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मौलाना आजाद ने, या डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर है सी, मौलाना आजाद। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार
विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजाज चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। क्वेश्चन नंबर 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, बी हार्डग्रेव जूनियर का, या सी अलेक्जेंडरोविच का, या आइवर जेनिक्स का। ये जो कथन है ये है आइवर जेनिक्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये था ऑस्टिन में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये थी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और ये 15 की 15 कांग्रेस। और इसका मैं एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ, उसको देख लेना। तो आज हमारा संविधान सभा का निर्माण और उसकी प्रक्रिया, ये आज चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इनको इसकी एक वीडियो बना के मैं डाल दिया हूँ और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप ये वीडियो देखें और शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है।